हेलो गाइस, अपना वीडियो नंबर 5 है, ये चैप्टर 5 है। इसके अंदर अपना कल्चर एंड चैप्टर 12 था अपना इन्वायरमेंट। ये इंडियन बुक के अंदर कुछ खास दिया नहीं गया है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर सुनिए, लेकिन इसके सुनने के बाद में अपना जो कल्चर का आप जो अपना जो फॉलो कर रहे हैं, जो भी बुक फॉलो करते हैं, प्लस जो दूसरा वाला जो ये है इन्वायरमेंट के लिए जितने भी सारे सिस्टम हैं, पूरे के पूरे ढंग से ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसके अकेले भरोसे ना रहिएगा, बिकॉज ये जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताया गया, जो कि सवाल जो आते हैं वहाँ पे यूपीएससी के अंदर, वो वर्ल्ड लेवल के पर्सपेक्टिव से, और जो अपने जो एग्ज़ाम के अंदर जो बंदे इन्वॉल्व कर रखे हैं नए वाले जो ये फॉरेस्ट सर्विस के जो है उस पर्सपेक्टिव से आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसके ऊपर अकेले से मेरे वो डिपेंडेंट नहीं रहना है। हावेवर इसके अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कवर करने की कोशिश की हैं, जो आपको बाकी बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। फर्स्ट इज़ कुछ दिनों पहले मन की बात हुई थी अपने पीएम की, तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिख लिए थे पहले, तो सोचता हूँ कि आपको भी बता देता हूँ। ऑलरेडी आपको पता ही होगा, इससे कुछ बताने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। 10 अप्रैल को 1917 को, आज से एग्जैक्टली 100 ईयर्स बैक, महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया था, ठीक है। और ये 100 साल पूरे हो जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्यों था ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। इंडिगो, पहले वाला एक इंडिगो रिवोल्ट और हुआ है, ठीक है, 1850s के आसपास में, ठीक है। उसकी बुक का नाम क्या है? नील दर्पण। कौन था बंदा? वो दीन बंधु जो भी था, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यू आप तैयार करना। देन वी हैव ए न्यू ईयर। उसने पीएम ने बार बार उसने 4-5 बोला कि जो अभी 20 मार्च हो चुका है, नया अपना वो आ गया है, न्यू ईयर आ चुका है, ठीक है। तो कुछ जो हर स्टेट होगा, अपना जो पर्टिकुलर स्टेट है अपना पर्टिकुलर एक न्यू ईयर बनाता है अलग से। जैसे गुड़ी पाड़वा, ये महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाता है। अगर आपने इसमें फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे या अखबारों के अंदर आपने या टीवी में देखे होंगे, कुछ फीमेल वो होती हैं या जो मराठी लेडीज़ हैं, साड़ी के अंदर जब बुलेट चला रही होती हैं, तो वो इसी फंक्शन के ऊपर यहाँ पे बनाया जाता है। उगाड़ी जो होता है, ये फेस्टिवल जो नाम है वो आंध्रा और कर्नाटक के अंदर बोला जाता है। सिंधी में इसको चेटी चांद बोलते हैं। नवरेह कश्मीर में है, ठीक है। संवत्सर पूजा अवध रीजन के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है। जुद शीतल आती मिथिला के अंदर, और सतुबनी आएगी मगध के अंदर, ठीक है। ऐसे ही नवरोज भी होता है एक, जो ये जो पारसी जो लोग होते हैं, या ये अपने जो बहाई एक रिलीजन आपको पता होगा, ठीक है, ये उसके अंदर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कवर हो गया है कल्चर एनवायरनमेंट हमारे चैप्टर आज। पहला तो एक आता है कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। ये कोई डेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे नेट से निकालने की कोशिश की है मैंने, बट इंटेलिजिबल जो अपनी कल्चर हेरिटेज के और जो टेंजिबल कल्चर हेरिटेज के जो अपना जो इसने जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर जो इंक्लूड हो रखे हैं, वो प्लीज़ ज़रूर अपने तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर दिए हुए नहीं थे इंडिया बुक के अंदर, तो मैंने इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। और उसके बाद में ये बोलता है कि जो ट्रेडिशंस होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे ट्रेडिशन या ऐसे लिविंग एक्सप्रेशन जो हमने हमारे एंसेस्टर्स ने हमको दिए हैं, और वो हमें पास हुए हैं और हम अपने बच्चों को भी पास करेंगे। जैसे ओरल ट्रेडिशन, कहानियाँ हो गई, ठीक है, नाटक हो गए, गाने हो गए, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांसेज हो गए जैसे, ठीक है। और ये आ गया अपना सोशल प्रैक्टिसेस हो गए, रिचुअल्स हो गए, फेस्टिव इवेंट्स हो गए, नॉलेज प्रैक्टिसेस हो गया, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट वाला कुछ हो गया। तो ये सब कुछ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज होता है। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का अगर सिंपल मीनिंग हम सोचें, तो ऐसी चीज़ कि जो कल्चर में तो आती है लेकिन वो छू नहीं सकते हो। सपोज समवन इज डांसिंग, तो डांस तो कर रहा है, आपने देख लिया, थोड़ी देर रुक जाएगा तो डांस वहाँ पे नहीं रहेगा। टेंजिबल क्या होता है कि आपने कोई बिल्डिंग बना दी या कोई पेंटिंग बना दी, तो वो टेंजिबल हो जाती है, ठीक है। तो मेरे को आपको टच कर सकते हो हमेशा के लिए, तो आप ऐसे उसको इमेजिन कर सकते हैं, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर एक हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये वो सब कंट्रोल करती है चीज़ें, तो उसमें ललित कला अकादमी आती है एक, ठीक है। इसका भी वही है, सारी ललित कलाओं का मतलब जो हो गया। इसका काम क्या है? प्रमोट एंड प्रोपोगेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। ये अपने वो क्या बोलते हैं, ये अपने डिफरेंट एग्जीबिशंस करवाती है, सेमिनार्स करवाती है, गैलरीज ओपन करती है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी करती है, इंडिया के बाहर भी करती है, ठीक है। तो याद रखना ये। फिर दूसरी जो अकेडमी के अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, वो आती है संगीत नाटक अकेडमी। इसमें 3 चीज़ें हैं, म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा, ठीक है। और ये उसमें मॉडर्न इंडिया के जो ये अकेडमी है, उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश जो पायनियर रहे हैं मॉडर्न इंडिया क्रिएशन के अंदर, ठीक है। ये गवर्नमेंट को, इंडिया को जो क्या करती है, एडवाइस करती है, असिस्ट करती है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में, फॉर्मुलेट करने में, एसेट्रा एसेट्रा। ये है काम की चीज़। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत अकेडमी ने बनवाया था इसको। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस है, थिएटर का सारा काम देखता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन, लाइटिंग, मेकअप, हिस्ट्री, प्रोडक्शन। भारत एक रंग महोत्सव होता है हर साल, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कन्वीन करता है या करवाता है। थर्ड आ गई अपनी साहित्य अकेडमी।
ये लेटर्स की अकेडमी, मतलब जो भी हम लिखते हैं वो सब इसमें आएगा। इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करता है, पब्लिकेशन, ट्रांसलेट, सेमिनार, वर्कशॉप, कल्चरल एक्शन वगैरह के थ्रू। 3 फेलोशिप हैं इसमें। पहली ये जो फेलोशिप का मतलब जो प्राइजेज हो गए उसके थ्रू करवाता है साहित्य अकेडमी ऑनररी फेलोशिप, आनंद फेलोशिप एंड प्रेमचंद फेलोशिप, ठीक है। तो जो साहित्य अकेडमी जो ऑनररी फेलोशिप है ना, ये हाईएस्ट ऑनर है इंडिया के लिए लिटरेरी फिगर्स के लिए। देन वी हैव ए सेंटर, ये आपको CCRT तो पता ही होगा, जो अगर यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी कल्चर पेपर करता है तो CCRT जरूर फॉलो करता है। ये एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन और कल्चर लिंक करता है, मतलब ऐसी चीज़ों को सब कुछ को वर्ब उसमें लिखिए उसको वो स्प्रेड कर रहा है ऑल ओवर इंडिया। थर्ड ये कोई चीज़ आ गई, 5th चीज़ आ गई इसमें जोनल कल्चरल सेंटर। तो गवर्नमेंट ऑफ किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया, डिफरेंट ऐसे कंट्री है तो डिफरेंट जगह पे उन्होंने कल्चरल सेंटर बना दिए, जो क्या करते हैं पूरे कंट्री के अंदर ये सारा जो कल्चर का फंडा होता है उसको वो यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, अराउज करने के लिए, अवेयरनेस सबको, एंड जो मर्ज करते हैं कि कैसे ही जो आइडेंटिटीज़ हैं कैसे मर्ज हो जाएंगी इवेंचुअली इनटू द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज़ कंपोजिट कल्चर। तो दिखाते हैं कि ये सब कुछ जो कल्चर है वो एक हर जगह अलग अलग तो हैं लेकिन रियल में वो एक सिंगल एक यूनिक कल्चर का पार्ट है, ठीक है। 7 कल्चर ये सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया। कौन कौन से हैं, पहला तो पटियाला में पंजाब में आ गया, कलकत्ता चला गया इधर वेस्ट बंगाल में, तंजावुर आ गया नीचे, और अपना उदयपुर आ गया, इलाहाबाद आ गया, दीमापुर नागालैंड में आ गया, नागपुर में MP में, और तंजावुर कहाँ था, तमिलनाडु में। नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करवाता एक, गुरु शिष्य परंपरा है, ये भी एक स्कीम है इसकी, इसी के अंडर में आती है। यंग टैलेंटेड का आर्टिस्ट की स्कीम है, वैनिशिंग आर्ट फॉर्म का डॉक्यूमेंटेशन करता है, थिएटर का रिजर्वेशन करवा रहा है, शिल्प ग्राम करवा रहा है, एक लोक तरंग नेशनल ये फोल्क डांस फेस्टिवल है ये, ठीक है। तो जो लोक तरंग डांस फेस्टिवल है ये भी यही करवाता है। फिर एक ये ऑक्टेव है, ये ऑक्टेव क्या करता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट की जो कल्चर है ये उसके लिए बनाया गया है इन्होंने, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट की जो कल्चर है उसका एक ये प्रॉपर वो है फंक्शन है, ये करवाता रहता है इसका काम सारा। इसके अलावा इसके अंदर क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं इन सबको यहाँ पे लेके आते हैं और हर जगह जगह परफॉर्म करवाते हैं ताकि यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ सके। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये भी कर रखा है, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज़। ये सारा क्या करता है, एक रजिस्टर बनाता है, उसमें सब जितनी भी एंटिक्विटीज़ हैं, हेरिटेज एंड साइट्स हैं, सबका डाटाबेस बना के रखता है। मैन्युस्क्रिप्ट जितनी भी होती हैं पुरानी वाली, सबका वो जो वास्ट ट्रेजर है उनको ये क्या रिक्लेम कर रहा है, उनको बना रहा है। नेशनल म्यूजियम भी इसी के अंडर में आता है, ये म्यूजियम पता ही आपको एग्जीबिशन वगैरह करवाता है। देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये MCQ बन सकता है। देखो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी चीज़ जिसमें सब स्टडी करते हो, ठीक है। किसकी स्टडी करते हो, वीकेस्ट ऑफ वीक, बेसिकली जो ट्राइबल्स होते हैं, जो प्रिमिटिव स्पेसिमेन है ह्यूमन का, कि जैसे अब ट्राइबल्स हो गए, बिकॉज ट्राइबल जो कल्चर होती है वो सिविलाइज्ड मतलब उसमें नहीं आती है प्रॉपर्ली, वो अभी भी वही फॉलो कर रहे हैं जो हज़ारों साल पहले कर रहे थे। तो उनका जो ये है उनके बायो कल्चरल एस्पेक्ट को ये रिसर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आती है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में, जरूर याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इस कल्चर के अंडर में आता है। नेशनल आर्chive तो पता ही चल गया आपको, जितना ऑल नॉन करंट रिकॉर्ड ऑफ परमानेंट वैल्यू, ठीक है, वो सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी आएगा, उसके पहले वाले जो अंग्रेजों के हो गए, मुगलों के हो गए, फिर उसके पीछे और जो किंग्स हुए सबका जो 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 कच्चा चिट्ठा जो है, कागज़ वागज जो है, सब कुछ नेशनल आर्chive में जाते हैं। नेशनल आर्chive और किसी के अंडर में ना आके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का जैसे आप सोच सकते हो कि यार होम मिनिस्ट्री कर रही होगी या HRD कर रही कुछ और कर रहा होगा, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर याद आएगा, नेशनल आर्chive। आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी उसी में आएगा और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे भी उसी के अंडर में आएगा, ठीक है। इसमें आर्कियोलॉजिकल में क्या होता है, 4-5 ब्रांच उसमें है, वो हैं अंडर वाटर ब्रांच, जो अंदर पानी के अंदर जो भी सामान मिलता है, जो भी बिल्डिंग्स हैं उनको देखना, ठीक है। साइंस ब्रांच में पता चल गया होगा। हॉर्टिकल्चर जो आता है कि जो ये बाग वाग मिलेंगे आपको, ठीक है, उनका देखना। एपिग्राफी जो ये रीडिंग वाला हो गया। एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग हमें पढ़ना ठीक रहेगा। जो उसी का पार्ट है, ये क्या करती है, नीश टूरिज्म प्रोडक्ट निकाले उसने, उतना ही मैंने कवर करने की कोशिश जो हमारे काम का है। ये क्या करती है, छोटे मोटे वो निकालेगी, नीश प्रोडक्ट ढूंढेगी, उनको आइडेंटिफाई करके डाइवर्सिटी डेवलप कर रही है, ठीक है, ताकि सीजनैलिटी के हिसाब से और इंडिया को 365 डे डेस्टिनेशन की तरफ से किया जाए। क्योंकि लोग होते हैं बोलते हैं यार इंडिया तो सर्दियों में जाना ठीक रहेगा, फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं तो वो केवल विंटर में आना पसंद करते हैं, गर्मी में नहीं होता। तो एक ऐसा आप ढूंढेंगे कि जिसके अंदर वो जो पर्टिकुलर जो गर्मी के पीरियड के अंदर कुछ ऐसी जगह होंगी इंडिया के अंदर जहाँ पे वो जा सकें। तो एक कंप्लीट इंडिया को एक फुल पैकेज की तरह वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें कुछ वो हैं, क्रूज़ हो गया, एडवेंचर हो गया, मेडिकल हो गया, वेलनेस, गोल्फ, पोलो, ठीक है, फिल्म टूरिज्म, सिस्टम टूरिज्म, इको टूरिज्म सब वगैरह मिला के इन्होंने बनाया है। एक और स्कीम चलाई है अपने इसने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये क्या कर रही है कि जो अपने जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर लोग रहते हैं, वो डाइवर्स कल्चर वाले हैं, उन सब में क्या करेंगे, इंटरेक्शन बढ़ा रही है, उनमें बातें जो कम्युनिकेशन है वो सब बढ़ाएगी। उसके कारण क्या होगा,
जो ग्रेटर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उसमें, कि नॉर्थ ईस्ट वाले को हम लोग नॉर्थ के अंदर प्रॉब्लम जाती हैं, नॉर्थ वाला कहीं और जाए उसको प्रॉब्लम होती है, साउथ वाला कहीं और जाएगा तो वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कल्चर की प्रॉब्लम है, लोग उनको थोड़ा सा सस्पिशियस नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो वो हटाने के लिए लाया गया है। और ये हर केस में क्या होगा, हर साल हर स्टेट दूसरे स्टेट का पेयर करेगा, ठीक है। एक जोड़ा बनाया जाएगा, उसमें यहाँ वाले यहाँ चले जाएंगे, यहाँ वाले चले जाएंगे, ताकि एक रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होता रहे, एक्सचेंज होगा, लैंग्वेज का, कल्चर का, ट्रेडिशन का बॉन्डिंग बढ़ेगी, स्टैंडिंग बढ़ेगी, किसकी, कंट्री की, यूनिटी इंटीग्रिटी हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वो मिशन है, इन्हांस करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को, टाइज को, कुछ खास है नहीं इसके आगे। फिर एक बार न्यूज़ में आता रहता है कि नेशनल यूनिटी डे, ये सरदार पटेल का बर्थडे चल रहा था, ठीक है। कब आज 31 अक्टूबर, उसको राष्ट्रीय एकता दिवस में मनाया जाता है, ठीक है। फिर आगे प्रसाद स्कीम है, ठीक है। और फिर आगे स्वदेशी दर्शन, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, इसमें दिया नहीं था, ठीक है, लेकिन ये भी इसी में टूरिज्म में आती हैं। तो पिलग्रिमेज, रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन, ठीक है, गलत लिख दिया शायद मैंने, PRSAD होगा ये, तो स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन एंड ड्राइव समथिंग लाइक दैट है, ठीक है, ये सही है एकदम। और स्वदेश दर्शन के अंदर भी वही किया जा रहा है। प्रसाद में क्या करेंगे ये लोग, उन्होंने वो लिए हैं 12 वो सिटीज़ लिए हैं, स्वदेश दर्शन के अंदर 12 सर्किट लिए हैं, ठीक है। ये आप नेट से देख लेना, खास इसमें है नहीं। सिटीज़ को इंप्रूव करेंगे, ये सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट में क्या होगा, पूरे इंडिया का वो दर्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, हेरिटेज सर्किट हो गया, ठीक है, कुछ और सर्किट होगा इस तरह। एक साइंस सिटी स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, याद रखना आप। अगर ऐसा कोई स्कीम का नाम आता है MCQ के अंदर, तो हमें याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड SNT है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें नहीं आती है। साइंस सिटी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती है। इसमें क्या करते हैं, छोटे मोटे ये एग्जीबिशन रखते हैं और जो छोटी छोटी सिटी बनाते हैं, इसमें अपने जो आम आदमी है, एक कॉमन मैन हो गया, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, वुमेन हो गई, इन लोगों को साइंस के बारे में आप वो सिखाते हो, अवेयरनेस बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आएगी, ये याद रखना। और प्रसाद एंड स्वदेश दोनों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत भी उसी के अंडर में आती है, नीच प्रोडक्ट भी उसी में आते हैं, ठीक है। प्रसाद इज ऑल अबाउट सिटीज़, स्वदेश दर्शन ऑल अबाउट सर्किट्स। अब आ गई नेक्स्ट अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट आ गया। ये मैडम जो है अपनी मिनिस्ट्री, ये क्या काम करती हैं, ये UNEP प्रोग्राम है अपना, ठीक है। देन हमारे मल्टीलेटरल जो एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स हैं बहुत सारे, फिर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट कोई स्कीम है, सबके लिए नोडल एजेंसी यही है, सारा काम यही करवाती है, ठीक है। वो जो उनके कुछ काम होंगे वो भी इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर अपनी जो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाली वो एक कन्वेंशन है, UNCCD बोलते हैं इसको, फिर FCCC है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज वाला, फिर CBD है, ये बायोडाइवर्सिटी वाला, ये सारे के सारे इनका कोऑर्डिनेट इसी के साथ करता है ये। अब ये फोकल पॉइंट है, बाकी जो लोग आते हैं SCAP वाले, SARC वाले, GEF वाले, वो भी इसी के थ्रू फंक्शन करते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑन इंडिया में वीडियो 1 देखा हो तो बताया था मैंने, इसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है। रेड बुक, डाटा बुक भी निकालती है, इसमें सारा जितना भी अपना जो फ्लोरा है और कितना वो इंडिजर्ड हो रखा है वो बताया जाता है। जूलॉजिकल सर्वे इंडिया भी बताया था, ये दोनों आई थिंक कलकत्ता के अंदर है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आ गया, ये भी अंडर द मिनिस्ट्री है। सारा कंट्री की जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका असेसमेंट करती है। एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी इनका फॉरेस्ट का सर्वे चल रहा है इंडिया का 2017 वाला। पिछला जो आया था वो 2015 में आया था। हर 2 साल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं बाइनरी फॉरेस्ट का असेसमेंट होता है। हर जगह चेक किया जाएगा क्या क्या यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग यूज़ करते हैं, इन्वेंट्री देखते हैं, ट्री हाउस ऑफ सब कुछ चेक करते हैं लोग फर्स्ट, ठीक है। और इसको बाद में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टाइम पे निकालते हैं। आज तक 14 बार ये हो चुका है। 1987 स्टार्ट हुआ था, 2015 में अभी लास्ट वाला आया था, अभी 15वां साइकिल चल रहा है। इसमें ये बताया था, छोटा सा इसमें ज़्यादा दिया नहीं था बुक में, 3775 स्क्वायर किलोमीटर हमारा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट, ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। 1306 का जो ट्री ये फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और 1306 ट्री कवर बढ़ा है, ठीक है। दोनों अलग चीज़ होती है देखना इसमें। और टी ऑफ इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, एक सेकंड मेजर एक्टिविटी है, वो भी यही करती है। तो पहला क्या करती है, बाइनियल ये फॉरेस्ट कवर असेसमेंट करती है और TOF इन्वेंट्री भी करती है, ठीक है। तो ये दोनों देख लेना इसके अंदर। उसमें आई थिंक ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ कम हुआ था और बाकी स्टेट्स के अंदर बढ़ा है, ये कुछ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो अब पुराना हो चुका है, पूछने का चांस है नहीं। फिर मैंग्रोव्स में दे रखे थोड़े से कि वो अपने जो कितना है इंडिया के अंदर 4740 हैं, ये हाई सैलिनिटी में रहते हैं। जो नमक वाला पानी होता है उसी में बनते हैं। टाइडल जहाँ रिजाइम होती हैं, सुंदरवंस हो गए, वहीं पे मिलते हैं। सिम्बायोटिक लिंक है किसके बीच में, अपने ज़मीन वाला और पानी समुद्र वाला, उन दोनों के बीच का ड्रिंक बनता है ये। इंटरटाइडल जोने बनते हैं, एस्चुरीज होती हैं, क्रीक हो गए, बैक वाटर लगून हो गया, ठीक है। कुछ खास है नहीं। हाँ वैसे ये याद रखना कि जितना भी अपना कोस्टल एरिया है, जो स्टेट है ना, वहाँ हर जगह मैंग्रोव मिलता है। वेस्ट बंगाल का सुंदरवन वाला एरिया है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद में गुजरात आता है, फिर अंडमान आता है, याद रखना सीक्वेंस, ठीक है। वेस्ट बंगाल, देन गुजरात, देन अंडमान। 4 मेजर कोरल रीफ एरिया इंडियन आइडेंटिफाई करके रखे हैं, मन्नार, कच्छ, लक्षद्वीप, अंडमान, ठीक है। इससे कुछ अंदर जाने की जरूरत है नहीं। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आपको पता है, ये CBD 1992 में आया था, ठीक है, जो अर्थ समिट हुआ था यूरोप में। उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ये याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है उसको बचाना,
सस्टेनेबल यूज़ करना कि ताकि वो कभी अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी यूज़ आ सके, एंड देन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ आउट ऑफ द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जीन्स हो गए, उनके डीएनए हो गया, या उनके जो यूज़ होते हैं उनसे जो बेनिफिट राइज हो रहे हैं, जो निकलेंगे, कि जो फ़ायदा होगा वो हर जगह बांटना, फेयर एंड इक्विटेबल। कि आप ट्राइबल है, जैसे सपोज ट्राइबल के उनके पास, मेरे को पता है कि कैसे कैसे फॉरेस्ट है, कहाँ कहाँ है, कौन कौन से फॉरेस्ट की मेडिसिन वैल्यू है, कौन कौन सी दवाइयों में यूज़ हो सकते हैं, कुछ और को यूज़ रहे होंगे, तो वो जो बेनिफिट निकल के आ रहे हैं वो उनके लिए भी यूज़ किए जा सके, उनको शायद शेयर किया जा सके ट्राइबल के साथ में, इंडिजिनस पीपल के साथ में। इसको ये फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के अंडर में आता है। 3 हो गए, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो गया। इंडिया ने 2002 के अंदर इसको इनेक्ट किया था, इस प्रोविजन को, बीडी एक्ट को, ठीक है, ताकि वो सीबीडी कन्वेंशन के साथ में अपना उसको बिठा सके। एंड देन उसके अंदर उसने नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान बनाया 2008 के अंदर, ठीक है, और उसमें कुछ जोड़ दिया। एंड देन इसमें याद रखना है कि सीबीडी के अंदर एक प्रोटोकॉल आता है, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल होता किसी के लिए, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए, ठीक है, तो इसको एबीएस याद रखना, ठीक है। तो एबीएस होता है वो नागोया प्रोटोकॉल में होता है, तो वो उसमें फेयर एंड वो करेगा, ठीक है। देन वी हैव नागोया प्रोटोकॉल ऑन एबीएस इज बीइंग इम्प्लीमेंट एट द नेशनल लेवल कर रहे हैं, ठीक है, बाय बायोलॉजी। इसमें तो जो नागोया प्रोटोकॉल है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर इनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें 3 टायर मैकेनिज्म है, मतलब कि नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, लोकल लेवल पे। तो तीनों देख लो कौन कौन सी है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, ठीक है, उसके नीचे आते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आते हैं, पहला अथॉरिटी फिर बोर्ड एंड थर्ड आती है कमेटी, ठीक है। तो इसमें आप देख लें बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आ गई, तो ABC, A अथॉरिटी, B बोर्ड, C से कमेटीज आ गई। एंड देन इट इज़ ऑटोनोमस बॉडी है, ये सारा काम करती है, फैसिलिटेटिव वाला, रेगुलेटरी वाला, एडवाइजरी वाला, ठीक है। अब इसने मिनिस्ट्री ने क्या किया था, अपने EOF ने, MOEF ने, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने UNDP को ज्वाइन किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को। और फिर क्या किया था, उसका जो UNDP क्या करता है, एक वो प्रोग्राम चलाता है, उसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। तो ये UNDP इसको मैनेज करता है, मिनिस्ट्री ने ज्वाइन कर रखा है, और ये इंडिया से हेल्प ले रहा है, ठीक है। और ये NBS को, जो इंडिया के अंदर काम करने, जो इस इनिशिएटिव को कौन काम कर रहा है, इसके ऊपर NBA काम कर रही है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी काम कर रही है, टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वगैरह दे रहे हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी दे रहे हैं इसको, ठीक है। आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है, बट ये जरूर याद रखना है कि ये आता किसके अंडर में है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव, UNDP के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ने ज्वाइन करके रखा है, NBS को इनेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। लेट्स सी, नेक्स्ट आ गया अपना, पहला तो जो बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो ये क्या क्या वो देखता है, बाकी तो सब कुछ देखता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि रूल्स फॉर दी मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस मैकेनिज्म वाला जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। उस एक एप्लीकेशन को भी वो करता है, और ये जो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट, उनको भी ये देखता है। तो ये आया था कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी ये CBD के अंडर में आया था, अडॉप्ट हुआ 2000 के अंदर, इंडिया ने भी इसको साइन करके रखा है, 2003 में फोर्स में आ गया था, ये 70 कंट्री ने उसको कर रखा है। अब कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी करता क्या है, ये सेफ ट्रांसफ़र करता है। ये होते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, LMOs, ठीक है, याद रखना। ये LMOs वाला जो प्रोग्राम है वो CPB है, कार्टागेना। तो ये सेफ ट्रांसफ़र उनका, हैंडलिंग उनका और यूज़ उनका, ये सब ये डिसाइड करता है कैसे क्या करना है, और कुछ अगर एडवर्स इफेक्ट हो रहे हो तो ये देख लेगा। अब हुआ क्या, तो ये तो कर लिया कि आपने उसका हैंडलिंग बता दिया, ट्रांसफर बता दिया, लेकिन गलती से मान लो ढंग से कुछ नहीं हुआ और पंगा हो गया, कोई एडवर्स इफेक्ट हो गया, या कुछ फैल गया, या मतलब कुछ डिजास्टर हो गया, तो उसके लिए नया उन्होंने प्रोग्राम निकाला, वो बनाया था नागोया कोलमपुर एक कन्वेंशन ऑफ पार्टीज वाला सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। ये क्या करता है, ये लायबिलिटी डिसाइड करता है कि भैया किसने किया है वो इसको नुकसान भरेगा, और रिड्रेशल जिनका नुकसान हुआ है उनको कैसे बचाया जाए, ठीक है, या कैसे हेल्प की जाए। तो इसके लिए नागोया कोलमपुर COP इसमें आया, CPB कार्टागेना नॉर्मल बायोसेफ्टी पे है, और जो नागोया पीछे वाला जो नॉर्मल प्रोटोकॉल था वो ABS पे था, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पे। तो ये नागोया जो है वो कोलमपुर के साथ रहेगा, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो याद रख लेना ये। फिर थर्ड आती है ये अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसमें क्या होता है कि जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, इनका जो डिसाइड करने का जो काम करती है, ये करती है GAC, ठीक है। और ये कौन सी इसके अंडर में आते हैं, एक्ट के अंडर में, ये जरूर याद रखना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आई थिंक ये पूछ भी रखा है UPSC ने एक बार, ठीक है। और ये सारा रिव्यू करती है एप्लीकेशन का, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। अब आता है इसी मिनिस्ट्री के अंडर में फॉरेस्ट पॉलिसी डिवीजन भी है। ये क्या करती हैं, एक प्रोग्राम आया है नया, ये फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोग्राम आया है वो US की जो एड है, ठीक है, और जो इंडिया की ये जो अपनी मिनिस्ट्री है, इन्होंने पार्टनरशिप की है, ठीक है। और ये पार्टनरशिप की किस लिए है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो सारा फॉरेस्ट वाला जो होगा वो यही देखा जाएगा,
ठीक है। और जो यूएस एड का जो कंट्रीब्यूशन वो 27 मिलियन का है, इंडिया का 9 मिलियन का है। इस प्रोग्राम का फोकस रहेगा रेड के ऊपर, आपको पता ही होगा, रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, एंड कार्बन सिक्वेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इन सब के ऊपर रहेगा, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए, कंजर्वेशन कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह के लिए। तो अभी तो ये 4 स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये पता होना चाहिए आपको, फॉरेस्ट पॉलिसी डिवीजन जो है फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम को यूएस के साथ मिलकर इंप्लीमेंट कर रही है, रेड प्लस कार्बन सिक्वेशन 4 स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन जो फॉरेस्ट एक्ट है 1927 वाला, ये किस काम आता है, ठीक है। एक तो फॉरेस्ट हमने वो कंजर्वेशन वाला है, पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाला है, ये किस काम में आता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करेगा, मैनेजमेंट करेगा फॉरेस्ट का, ट्रांजिट करवाएगा फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, टिम्बर का, एंड ड्यूटी जो होगी वो सारा यही चीज़ देखता है। देन एक और उसमें छोटा सा आर्टिकल था अपने इंडियन बुक के अंदर, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये जो ब्यूरो है ये स्टैचुरी है, पहली बात तो याद रखना आप, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, इसमें सारे बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं। ये दिल्ली के अंदर है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 में आया था, ठीक है, ताकि कलेक्ट कर सके इंटेलिजेंस को, ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ को, डिसेमिनेट दिस सेम टू स्टेट एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए। लेट्स मूव। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट का उसने नाम दे रखा था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, 1991-2 में आया था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया था अपना, ये भी वही है, 1973 में आई थी, एक नया चल पड़ा है ये प्रोजेक्ट अपना, क्या है, स्नो लेपर्ड है ये, ठीक है। तो इसमें ये जो आया है 2009 में आया ये। अब आएगा अपना एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो अपना एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू द एनिमल्स एक्ट है 1960 वाला, ठीक है, ये इसके अंडर में इनका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है, टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन द एनिमल्स। ये भाई साहब करते क्या है, जानवरों का वेलफेयर देखते हैं, मेनली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का, ठीक है, ऑल्सो वाइल्ड एनिमल्स इन द कैप्टिविटीज़ का। किसके थ्रू, इसके थ्रू, ये चेन्नई में बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, और इसके अलावा अपनी फिर वो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। तो वो किसके अंडर में आता है, उसमें पीएम हेड होता है, ठीक है। पहले उसका नाम क्या था, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था ना, अभी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कर दिया है, NBWL। ये तो आ गया पीसीए के अंडर में, वो आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है, उसका फॉर्मेशन किया गया था, पीएम हेड होता है उसका। फिर एक उन्होंने स्टार्ट किया है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टार्ट किया 2015 के अंदर, ये कहाँ पे है, सेंट्रल, ये इसने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाया था, ठीक है। कुछ इसमें जो मेन जो सिटीज़ है ना उनका ये डील कर रहा है। 8 पॉल्यूशन के नाम आप जरूर याद कर लेना, पूछ सकता है वो, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेड एंड द जोन हो गए, ये ओजोन हो गया, फिर पीएम जो पर्टिकुलर मैटर 10 एंड 2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, ये अमोनिया है ये, ठीक है। अमोनिया का होता है फॉर्मूला NH3 और मीथेन का होता है CH4, तो CH4 एंड CO2 नहीं है, NH3 एंड CO है, ठीक है, याद रखना ये। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग होती है ये कहाँ से करती हैं, ये कंटिन्यूस एक मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं ये स्टेट वाले, ठीक है। उन्होंने 6-7 कैटेगरी बनाई है, उन्होंने 6 कैटेगरी बनाई है, सॉरी, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, 7 नो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये 8 याद रखना। CPSC इसको इंप्लीमेंट कर रही है और केवल सिटीज़ में हो रहा है अभी तो। CPCB जो था ये किसके उसमें आया था, ये बताइए आप, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन था, वाटर वाला जो एक्ट था 1974 का, उसके अंदर इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, पहली बार ये वहाँ बना था ये, ठीक है, CPCB। तो ये ज़रूर याद रखना। और इसका जो ये बाद में क्या किया था, इसको पहले तो बोर्ड आया था सिंपल, बाद में इसको CPC बना दिया था। इन्वायरमेंटल एक्ट आया 1986 में, उसको फिर बाद में अम्ब्रेला लेजिस्लेशन करके बाद में सबको उसको इंक्लूड कर लिया गया था, सारा एक्टिविटीज़ को, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, पहले वो कॉन्स्टिट्यूट वाटर एक्ट के अंडर में हुआ था, ठीक है। फिर इसी में अगर इसमें याद देखें तो एक वो होता है जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन है, तो हम ये पूछेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए कौन सा एक्ट है, आपको पता ही होगा, एयर है, वाटर है, सब एक्ट है हमारे पास, EPA है, वाइल्ड लाइफ है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, फिर इंडियन फॉरेस्ट जो 1927 वाला है, तो ये सब मिला के एक्ट हैं, EPA भी हो गया जैसे फिर ना, तो और लेकिन नॉइज़ पॉल्यूशन किसके अंडर में आता है, तो इतना ज़रूर याद रखना, ये अपना जो एयर एक्ट है उसके अंडर में नॉइज़ पॉल्यूशन आता है, ठीक है, एक MCQ यहाँ बन सकता है। फिर आ गया हजार्डस सब्सटेंसेस मैनेजमेंट डिवीजन, ये भी में जो है ये डिवीजन जो है ये कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ उसमें आ गई अपनी उसमें है, और ये केमिकल इमरजेंसीज़ के लिए इमरजेंसी उसमें देखती रहती हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर ही है, ये ज़रूर याद रखना, सेफ मैनेजमेंट करने के लिए वगैरह वगैरह है। कुछ इसके जो ये डिवीज़न जो है ना, ये कुछ वो हैं अपने इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके, ये सारा जो उनका जो डिवीज़न के अंदर जो काम होता है ये इस मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाता है। जैसे बेसल कन्वेंशन हो गया, तो एक तो बेसल कन्वेंशन वो है अपने बैंकिंग वाला, एक बेसल कन्वेंशन यहाँ पे है जो क्या करता है, ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट होती है ना उसको कंट्रोल करता है। किसकी मूवमेंट होती है, हजार्डस वेस्ट एंड दैट डिस्पोजल की। फिर आता है रोटरडम कन्वेंशन, ये आता है PIC याद रखना रोटरडम के लिए,
प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगा फॉर सर्टन केमिकल एंड पेस्टिसाइड इंटरनल ट्रेड, कि अगर आप कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो किसी पेस्टिसाइड के केमिकल की तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर रोटरडैम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए है? अपना पीओपी के लिए। पीओपी क्या होती है? पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है केमिकल मैनेजमेंट की, ये भी अपना ये डिपार्टमेंट देख रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर आगे मीना माता, तो आपको पता ही होगा मरकरी में। बाकी बहुत सारे कन्वेंशन, लेकिन ये 5-4 जरूर याद रखना। बेशल हो गया अपना ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए, रोटरडैम हो गया पीआईसी के लिए, स्टॉकहोम हो गया पीओपी के लिए, एंड मीना माता कन्वेंशन आ गया मरकरी के लिए। ये 3 एमसीक्यू यहाँ और बनते हैं। नेशनल ग्रीन कोर क्या होती है? पहली बात, ये तो बच्चों का काम है, वन थिंग आप ऐसे याद रखना। इक्वल डेवलपमेंट फोर्सेज क्या होती है? बिकॉज फोर्सेज आ गया तो यहाँ पे फौजी आएंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एक्सरसाइज को स्टार्ट की थी। फिर आता है नेशनल ये नेचर कैंपिंग प्रोग्राम भी आ गया, कैंपिंग प्रोग्राम भी आ गया, सॉरी। तो जो नेशनल ग्रीन कोर है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरन चला रही है। क्या करती है? जो स्कूलों के अंदर चला रही है, 1,20,000 स्कूलों में, और एनजीसी स्कूल होते हैं उनके इको क्लब में बच्चों को ये क्या करते हैं, इनको स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाते हैं, एनजीसी वालों को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी, लोकल स्पेसिफिक इशू कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसमें बच्चे रखे जाते हैं और वो उनको इधर उधर प्रमोट एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है। इको डेवलपमेंट फोर्सेज में क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में थी। एक सर्विसमैन को यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? एफॉरेस्टेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट के लिए, वगैरह वगैरह के लिए। नेचर कैंपिंग में क्या है? मिनिस्ट्री ने एनवायरमेंट एजुकेशन को यूज़ किया ताकि बच्चों को बाहर कैंपिंग में ले जाया जाए, उनकी एम्पैथी एनवायरमेंटल बढ़ाई जाए ताकि फ्यूचर में वो अच्छे नागरिक बन के निकल सकें। ग्लोब क्या है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इसका एनवायरमेंट का एक प्रोग्राम है, इसका नाम है ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरमेंट, ठीक है, ग्लोब प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट साइंस एंड एजुकेशन प्रोग्राम है ये, वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को एंड साइंटिस्ट को साथ लेके आएगा ताकि वो ग्लोबल एनवायरनमेंट स्टडी कर सकें। तो ये यूएस गवर्नमेंट और उन्होंने साइन करके ये स्टार्ट किया था, ठीक है। जरूर याद रखना, ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरनमेंट। एंड देन वी हैव ए नेशनल मिशन ऑफ द ग्रीन इंडिया। ये कौन कंट्रोल करता है? ये भी आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वो देती है। जो अपने टोटल 8 वाले जो मिशन हैं, नेशनल मिशन हैं, उनमें कौन सी मिनिस्ट्री करती है, ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर एक अपना वो है नेशनल मिशन ऑन इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी वाला, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर करती है। फिर अपने जो ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस वाले के जो जरूर याद कर लेना, हिमालय वाला है और वो एक नॉलेज वाला है, ठीक है। और बाकी तो सब जो नाम है वो वैसे हो जाएंगे कवर, ठीक है। तो ये जरूर याद करना, ठीक है। ग्रीन इंडिया वाला अपना एनवायरनमेंट का हो गया, और ये जो इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर आ जाएगी, उसमें जो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो करता है। एंड देन हाँ, लास्ट वीडियो में बताया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो किस मिनिस्ट्री में आता है वो देख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। और जो ये अपना ये स्ट्रेटेजिक नॉलेज जो है, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज, ठीक है, वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। मिनिस्ट्री ये फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमालयाज कुछ है एक नेशनल मिशन, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में आएगा। तो याद रख लेना ये, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन आप चेक कर लेना उसमें एग्जैक्ट वर्ड वाले, जो हिमालय वाला और नॉलेज वाला, ये दोनों साइंस एंड टेक में आते हैं, ठीक है। और जो ये वाला है ग्रीन इंडिया, इसमें आता है, और अपना इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी वाला उस मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आ जाएगा। फिर एक ये फंड आया है नया, ठीक है, 2016 में आया था, लास्ट से बहुत न्यूज़ में रहा था, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर द क्लाइमेट चेंज। ये जो है इसको सेंट्रल स्कीम की तरह उन्होंने स्टार्ट किया है, और नेशनल जो अपना नाबार्ड है ना, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, अपना जो सेंटर और जो स्टेट लेवल जो एक्टिविटीज़ होंगी ना, इनको असिस्ट करेगा। मेन काम क्या है इसका? टू सपोर्ट द कंक्रीट एडेप्टेशन एक्टिविटीज़ विच आर नॉट कवर्ड, जो ऑलरेडी कुछ भी जो स्कीम बची हुई हैं, जो बाकी जो स्कीम्स के अंडर में कवर नहीं है, वो इसके थ्रू कवर की जाएंगी। तो आई थिंक आपने देखा होगा, इसमें वैसे तो कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाकी बुक्स में मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने कवर कर दी हैं, ठीक है। आई होप आपको सबको ये बेनिफिट करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ अगर कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, फॉलो, बाय।